जय हिंद दोस्तों। क्लाइंबस गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का मोहम्मद बिन तुगलक का जो कुछ भाग बच गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में बताए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक का 5 योजनाएं बताए थे। जैसे हम बताए थे, दोआब क्षेत्र में कर का वृद्धि करना, राजधानी परिवर्तन करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, कराची अभियान के बारे में चर्चा किए थे और खुरासान अभियान के बारे में। अभी क्या था इस सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और बारी बारी से समझेंगे। जैसे पहला हेडिंग देंगे, जो पिछले क्लास नहीं देखे वो देख लीजिए। पहले पहला हेडिंग देंगे, हालांकि यहाँ से भी समझ में आ जाएगा जो नया स्टूडेंट है, लेकिन पीछे वाला जो है वो देखेंगे तो और समझ में आएगा। क्या लिखल है कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि है ना। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? देखिए क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक डायरेक्टली इसका समय लिख लीजिए। इसका समय 1326 से लेकर 27 से चलता है। इसका एम बी टी मतलब समझ में आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये देखेंगे गंगा और यमुना का जो क्षेत्र देखने को मिलता है, गंगा और यमुना क्षेत्र जानते हैं कने से, है ना। ये गंगा यमुना के मध्य वाला क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्य, जो मध्य जो क्षेत्र है, मध्य लिखा गया है। ये मध्य जो क्षेत्र है, इसके बीच में क्या होता है कि द्वाब क्षेत्र बोला जाता है। गंगा और यमुना का जो बीच का क्षेत्र है, जहाँ पर ज़्यादातर खेती वगैरह होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उपजाऊ क्षेत्र। कोई क्या बोलते हैं? द्वाब क्षेत्र बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो द्वाब क्षेत्र की जनता से पहले जो था, मोहम्मद बिन तुगलक पहले 10% टैक्स लेता था। कितना लेता था? 10% टैक्स लेता था। और बेचारा टैक्स को बढ़ा दिया था। कितना कर दिया था? 20%। जानते हैं, जब 10% बढ़ाकर 20% किया जाता है, इसको लगता है कि हमको 10% में नहीं होगा, 20% करते हैं, तो 10 से 20 किया, ठीक है। लेकिन 10 से 20 करने से पहले क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को पास पैसा दिया, अपने पास से ऋण दिया, लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया। लोन देता है ना कि उस क्षेत्र में दोआब क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा खेती होगा। जैसी लोन देता है तो वहाँ पर क्या हो गया कि लोगों को लोन दिया कि हम खेती करवा के उससे कितना परसेंट लेंगे? 20% लेंगे। लोगों के पास सभी किसान को पैसा दिया, तो इसको ऐसा किस्मत फूटल था कि अगले साल वर्षा नहीं हुआ, भीषण अकाल हो गया। भीषण अकाल में समझ होता है ना, वर्षा नहीं हुआ, भीषण अकाल हो गया। बहादुर लोग, अकाल हो गया तो इसका पैसा क्या किया? डूब गया। तो कहीं ना कहीं ये अभियान विफल हो गया। फिर अगले साल देखा कि नहीं, एक साल हो गया तो क्या दिक्कत है, अगले साल हम देंगे पैसा। अगले साल भी पैसा दिया और बढ़ा दिया था कितना? 20%। अगले साल भी किसान लोग को पैसा दिया। और देखिए यहाँ पर भीषण अकाल होने के बाद भी चाहता था कि हम पैसा निकालें, तो कहाँ से पैसा निकलेगा? उसके पास पैसा रहेगा तब ना किसान लोगों के पास। अगले साल विचार किया तो अगले साल भी खेती करने के लिए गंगा यमुना क्षेत्र में फिर से लोन दिया। क्या दिया? पैसा दिया, किसानों को पैसा दिया कि अगले साल अच्छा खेती होगा। अगले साल इतना वर्षा हो गया ना, वर्षा बहुत अधिक हो गया, जिसके वजह से सारी फसल सड़ गया। सारी फसल क्या गिर गया? सड़ गया। वर्षा अधिक हो गया, कहीं ना कहीं इसका क्या था, ये अभियान विफल रह गया। एक बार इन्वेस्ट किया तो काले हो गया, एक बार इन्वेस्ट किया तो क्या हो गया? वर्षा इतना हो गया ना कि उसका फसल खराब हो गई। तो यह भी अभियान है, लिख लेंगे कि यह अभियान विफल हो गया, विफल या असफल बोल सकते हैं। यह अभियान क्या रहा? विफल रहा।
कोई दिक्कत। ये अभियान विफल रहा। यहाँ तक समझ में आया दोआब क्षेत्र में। अगला एक और अभियान था, दूसरा अभियान हम बताए थे, और थोड़ा लिखते चलेंगे, पहले समझें कहानी तब लिखेंगे, है ना। दूसरा अभियान के बारे में, राजधानी के परिवर्तन। राजधानी, ध्यान से समझेंगे, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कब था? तो 1326 से 27 में, है ना। 1326 से 27 में राजधानी परिवर्तन के बारे में बोल रहे थे। जैसे इसका राजधानी के बारे में बात करेंगे तो आपको दिल्ली वाला क्षेत्र में इसका राजधानी था, है ना। तो दिल्ली वाला क्षेत्र राजधानी था। तो इसका शासन काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में क्या होता है ना कि दक्षिण भारत में बोला जाता है कि दक्षिण भारत में कितना बार युद्ध देखने के लिए मिलता है, मतलब कि बाहरी लोगों का आक्रमण कितना बार देखने के लिए मिलता है? 27 बार बाहरी लोग इस आक्रमण किए। कहाँ पर? दक्षिण बिहार में। और वही उत्तर बिहार में बात करेंगे, वही उत्तर भारत में, भारत है ठीक ना, उत्तर भारत में 7 बार। देखिए जहाँ पर बिहार बोला गया, बिहार नहीं लिखेंगे, भारत लिखेंगे। देखिए दक्षिण भारत में 27 बार आक्रमण देखने के लिए मिला, मतलब कि इसके शासनकाल में बाहरी लोग जो थे ना, मंगोली लोग आके ये लूट रहे थे। जब राजा उत्तर में था, ये अपना भारत है, जब राजा यहाँ था तो लोग यानी आकर लूट रहे थे, तो राजा यहाँ से यहाँ आकर देख रहा था माहौल शांत कराने के लिए। तो जब यानी आ रहा था तो लोग यानी से आके यहाँ लूट रहे थे। बेचारा ऊपर नीचे में दिल्ली से देवगिरी जो है, दिल्ली से देवगिरी आते जाते इतना परेशान हो गया कि पागल हो गया। क्या हो गया? ये पागल हो गया, है ना। तो ये अभी क्या हुआ ना, तो बहुत ही परेशान हुआ। तो लास्ट में फैसला क्या लेता है? फैसला लिया कि मैं राजधानी को परिवर्तन करूँगी। कि कहाँ से कहाँ लाया? दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से कहाँ कर दिया? देवगिरी किया। और जैसे दिल्ली से देवगिरी कर्नाटक क्षेत्र में आया तो फिर वहाँ उत्तर भारत में युद्ध हो गया। उत्तर भारत लूटने लगे, है ना। तो जैसे वहाँ से यहाँ नीचे आया तो यहाँ माहौल शांत रहा तो यहीं लूटपाट होने लगा। तो यानी कहीं न कहीं इतिहासकार बोलते हैं कि इसका जो अभियान था राजधानी परिवर्तन करने का, दिल्ली से देवगिरी ले आने का, कहीं न कहीं विफल हो गया। सफल तो कहाँ हुआ? ये भी क्या हो गया? विफल हो गया। मतलब कि हम यहाँ राजधानी लेके आए तो कुछ सोल्यूशन निकलता तब ना। तो यहाँ आने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये भी क्या रह गया? तो ये भी अभियान का विफल, ये भी अभियान क्या रहा? तो विफल रहा। नीचे पॉइंट बना के लिख लेंगे कि भी अभियान क्या रह गया बहादुर लोग? तो विफल रह गया। कोई दिक्कत। एक और ये अभियान चलाया था जिसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरा था, तीसरा लिख लो बहादुर लोग। तीसरा लिखेंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये आपको 1329 में, है ना। 1329 में कहानी है। 1329 का एक कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। ये भी एक अभियान था। क्या था? अभियान। इस सांकेतिक मुद्रा के बारे में क्या है तो देखेंगे, पॉइंट बनाएंगे। जैसे भारत में सोने और चांदी में कमी दर्ज हुआ था जिस समय ये था ना, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय सोने और चांदी में कमी दर्ज हुआ था। तो कहीं ना कहीं पैसा का अभाव हो रहा था। कहा किया कि सोना चांदी चल रहा था। तो ये अपने राज्य में तांबा, कांसा जानते हैं, पीतल, ये तीनों के पिघला क्या किया, ये मुद्रा बनाना शुरू कर दिया।
मुद्रा। क्या बनाना शुरू कर दिया? तो मुद्रा बनाना शुरू कर दिया। तांबा पीतल कांसा को पिघलाकर मुद्रा भी बनाना क्या कर दिया? मुद्रा बनाना भी शुरू कर दिया, है ना। जब बना के इस चीज़ को मार्केट में लाया गया, तो मार्केट में लाया गया तो मार्केट से सरकार पैसा छापती है, तो मार्केट में आता है ना, सरकार के पास रहेगा पैसा, तो हम लोग के पास भी आएगा। और जब इस इराया तो पैसा बना दिया, तांबा और कांसा पीतल को मिला के मुद्रा बना दिया, है ना, सिक्का बना दिया। और लोग भी उस समय के जो सोनार लोग थे, लोग भी बहुत तेज थे। उस सिक्का को घरे ले जाकर उसने सिक्का अपने घर बर्तन, तांबा का बर्तन, कांसा का बर्तन, पीतल का बर्तन सबको पिघला के, और उन लोग भी क्या करने लगा? मुद्रा बनाने लगे। अब मुद्रा बनाने लगे तो बताओ, इन लोग अब कभी दुकान बाहरी से सरकार से पैसा लेंगे? नहीं। इन लोग रात रात राजा होने शुरू हो गए। यानी कि घरे घर अब टकसाल खुल गया। क्या खुल गया? टकसाल खुल गया। तो यही सवाल पूछता है कि किसके शासनकाल में हर घर में टकसाल हुआ करता था? पॉइंट ब्लैक लिख लेंगे। किसके शासनकाल में? लिखेंगे, मेरा बात को भी लिखा करेंगे। किसके शासनकाल में हर घर टकसाल हुआ करता था? हुआ करता। टकसाल कहने का मतलब जहाँ पर पैसा छापाता है ना, जैसे आपके घर में चार तांबा है, आपके घर में कांसा है, आपके घर में पीतल है, सबके पिघला कर एगो सिक्का बना दिया आप। तो आप जहाँ सिक्का बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? तो टकसाल बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। तो हर घर आदमी टकसाल बना दिया, घर घर पैसा छपने लगा। यानी कि यह जो फैसला लिया गया, ये कहीं ना कहीं अभी फैसला क्या हो रहा है? विफल की ओर जा रहा है। तो ये भी लिख लेंगे बहादुर कि अभी फैसला क्या होने लगा? विफल हो गया। ये भी फैसला क्या हो गया? विफल। तो लिख लीजिए, क्या हो गया? विफल हो गया। विफल हो गया। ये भी फैसला क्या हो गया बहादुर लोग? तो कहीं ना कहीं विफल हो गया। कोई दिक्कत? एक फैसला ये और लेता है, देखते हैं, दो फैसले भी और करेंगे। जो कराचिल अभियान क्या था? तो कराचिल अगर लिख लीजिए। चौथा, कराचिल। कराचिल कराचिल अभियान क्या था बहादुर लोग? तो कराचिल अभियान। कोई दिक्कत? अच्छा, कराचिल अभियान क्या था? तो पहले पढ़ लो कि यह हिमाचल में है। यह कहाँ पड़ता है? हिमाचल क्षेत्र में पड़ता है। हिमाचल में है। जिसे इसी राजा के समय में, मतलब कौन से राजा के समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बोला जाता है कि जो हिमाचल क्षेत्र है ना, वहाँ पर बौद्ध मठों को तोड़ा जा रहा था। लोगों के द्वारा क्या किया था? बौद्ध मठों को तोड़ा जा रहा था। अब इसको जब पता चलता है कि बौद्ध मठ क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग तोड़ के लेके भागा जा रहा है, लोग तोड़ रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए, या बोल सकते हैं वो मंदिर को बचाने के लिए, या खुद लालची को ऐसे वहाँ जाना चाहता था। कोई दिक्कत? जाना चाहता था। साथ में चीन से भी नोटिस आता है इसको कि मोहम्मद बिन तुगलक, आपका क्षेत्र में जो बौद्ध मठ है उसको बचाइए और पुनर्निर्माण कराइए। चोर लूट कर चला गया लेकिन ना, उसको पुनर्निर्माण करवाइए। कोई दिक्कत? तो पुनर्निर्माण करवाने के बाद होता तो लोग जाते हैं, लोग लोग वहाँ जाते भी हैं, वहाँ लोग लाखों में जाते से ना। लेकिन इतना हिमाचल प्रदेश में इतना ठंडा है, इतना ठंडा, जैसे 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 आप दिल्ली में रहे, दिल्ली के वेशभूषा, दिल्ली के ड्रेस आपको अलग मिलेगा ठंडा का टाइम में, और वही आपको हिमाचल से चल गए तो उधर उधर का ड्रेस ठंडा में अलग मिलता है। तो आप लोग, जैसे हम बिहार के हैं, कहाँ है? बिहार। बिहार में अपने क्षेत्र में है। यहाँ यहाँ का पहनावा अलग है, यहाँ का ठंडा पहनावा अलग है। वही आप चल जाइए जम्मू कश्मीर में, उतने चीज़ें भाई यहाँ जो पहने होते जो वहाँ पहनिएगा ना, फिर भी आपको ठंडा लगेगा, है ना। हाँ, लेकिन वहाँ लंबा समय से आप रह रहे हैं, लंबा समय से, तो उस वहाँ के वातावरण में ढल गए पूरा, नसों नस आप ढल गए। तो वहाँ के आप माहौल को आप गंजी पर घूम कर सह सकते हैं। कैसे? कभी कभी ठंडा में हम लोग यहाँ भी कभी कभी गंजी में घूम लेते हैं, है ना। मतलब स्नान भी कर लेते हैं ठंडा में, ज़्यादा ठंडा में हम लोग स्नान भी कर लेते हैं। वैसे वहाँ भी कर सकते हैं। कब? जब वहाँ का ज़्यादा दिन का आप रह जाएगा, तब में आपका शरीर ढल जाएगा
वहाँ के रूप में तब। तो यहाँ से दिल्ली से गाड़ी तो खुलता है हिमाचल प्रदेश के लिए, सेना जाते भी है, तो वहाँ पहनावा की वजह से ठंडा अचानक गिरता है ना, जिसकी वजह से बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है। बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है। हालांकि बौद्ध मठ का निर्माण करवाया गया, लेकिन मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु हो जाता है तो बहुत लोग तो छोड़ के वहाँ से भाग भी जाते हैं रास्ते में से। तो इतिहासकार बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी अभियान क्या हो गया, विफल हो गया। इसका समय काल लिख लीजिएगा, तो 1336 से लेकर 37 तक ला, 36-37 की कहानी है। तो मतलब दिल्ली से वहाँ लोग गए, तो वहाँ मौसम परिवर्तन होने की वजह से क्या हो गया, ठंडा से लोगों का मृत्यु होने लगा। बहुत अधिक लोग, अधिक सेना की मृत्यु हो गया। तो ये भी अभियान कहीं ना कहीं क्या हो गया, विफल हो गया। क्या हो गया बहादुर लोग, विफल हो गया, विफल रहा। ये भी अभियान क्या रहा, कहीं ना कहीं विफल रहा, कोई दिक्कत। तो ये भी अभियान क्या हो गया बहादुर लोग, फेल हो गया। आइए एक और इसका लास्ट अभियान देखते हैं, जो आपको अभियान है खुरासान का अभियान। क्या था 5वां अभियान, खुरासान। खुरासान का अभियान ये कब हुआ था, 2337-38 में, 1337-38 में। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनेंगे। ये आपको खुरासान जो है सो मध्य एशिया का क्षेत्र में पड़ता है। आप जानते हैं कि आप कौन सा महाद्वीप पर पड़ता है, तो एशिया। एशिया के जो मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया, मध्य एशिया जी, मध्य एशिया, मध्य एशिया में एक जगह है। मध्य एशिया में कहा कि खुरासान, आपको मध्य एशिया में खुरासान एक जगह है। इस क्षेत्र में बोला जाता है कि यहाँ का शासक कोई नहीं था, शासक का सीट खाली था। मैंने मान लीजिए कि भारत में मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, तो फिलहाल के लिए सीट खाली है, यहाँ सिंहासन खाली है। तो सिंहासन खाली है, तो बाहर के लोग जो होते हैं, बाहर के आक्रमणकारी या बाहर का राजा, कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्र पर ध्यान जरूर रहेगा। जैसी कमी देख, कमजोरी देख के क्या करेगा, यहाँ पर आक्रमण करने का विचार करेगा, है ना। तो लोग, इसको पता चला कि वहाँ पर सीट खाली है, मतलब वहाँ उस क्षेत्र में हम जाके राज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का राजा है नहीं, वो क्षेत्र बिना राजा के है। तो इसको ये विचार लगता है ना। और जैसे ये विचार लगता है, तो अपने सेना में एडवांस पैसा दे दिया। सेना लोग को बोला कि उतना दूर जाना है। सेना लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी गलती की वजह से हिमाचल में क्या हो गया, हिमालय क्षेत्र में आपको वहाँ पर मृत्यु हो गया। और उतना दूर जाने की बात कर रहे हैं, खुरासान आपको मध्य एशिया में पड़ता है। आपको पाकिस्तान पार करके जाना होगा, अफ़गानिस्तान पार करके जाना होगा, आगे जाना होगा, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में आगे जाना होगा। तो उतना दूर हम नहीं जाएंगे, जाने आने में 6 महीना लग जाएगा, हमारा परिवार कुछ खाएगा। हम आपके पास काम करते तो आप हमको पेमेंट देते हैं, तो हमारा परिवार चलता है। और वहाँ आने जाने में लगभग मान लीजिए कि 6 माह लग जाएगा। 6 माह मान लीजिए कि लग जाएगा। 6 माह का हमारा खाना पीना कौन देगा, हमारा परिवार का खाना कौन चलाएगा। तो इसको भी लगता है कि सही बात है। शासक मोहम्मद बिन तुगलक के भी लगा, मोहम्मद बिन तुगलक के सही बात बोल रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एडवांस पैसा लोगों में 3,70,000 रुपया, 3,70,000 हो गया, 3,70,000 रुपया एडवांस पैसा बांट दिया वहाँ जगह लूटने के लिए। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा पता चला था कुछ सीट खाली है ना, वहाँ पर सीट खाली, मतलब सीट खाली करने का मतलब वहाँ का राजा नहीं है। तो जाकर सोचा ना कि हम वहाँ का राजा बन जाएंगे, तो वहाँ से भी हमको इनकम और टैक्स आए रहेगा, रहने से टैक्स आए रहेगा, तो हम राजा हो जाएंगे। इसको समझाने वाला कोई नहीं थे। कैसे कैसे बीजेपी का बहुमत ज़्यादा था, तो बीजेपी भी कुछ करवा रहे थे, जो कभी थाली पिटवा रहे थे, कभी मोमबत्ती जलवा रहे थे। लेकिन अभी विपक्षी चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी, अपना
अगर लोकतंत्र है तो उसमें विपक्षी होना ज़रूरी है। विपक्षी होता तो ये है ना कि कोई मनमानी नहीं चलता है और काम होने का चांस होता है। जैसे मान लीजिए कि हम राजा हो गए, हमारा विपक्षी कोई है नहीं, तो हम करें चाहे ना करें कोई हमसे हिसाब लेने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, हमारा विपक्षी अगर मान लीजिए कि आप हो गए, तो आप हमको घूरते रहिएगा, बार बार टोचन करते रहिएगा कि आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। वैसे विपक्षी को होना ज़रूरी है। इसके समय में कोई विपक्षी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कोई विपक्षी नहीं था, मैंने समझाने वाला कोई नहीं था। लगभग 3,70,000 रुपया तो पैसा जनता में बांट दिया, सेना में बांट दिया कि चलो, और वहाँ पर तो भाई राजा का पद खा ले, जाकर राजा बन जाएंगे। तो जिस दिन निकला यहाँ से, निकला वहाँ पहुँचने वाला था, उसको पता चला ना, इससे पहले ही एक कोई राजा आकर जगह पर बैठ गया। ये साम्राज्य है, साम्राज्य में मतलब साम्राज्य खाली था, तो ये आना चाहता था, तो लोगों में 3,70,000 रुपया बांट दिया सेना में। अब यहाँ से जैसे ही आया तो यहाँ पहुँचा ना, तो पता चला कि यहाँ एक राजा पहले ही से बैठ गया के, मतलब सीट खाली था तो कोई और के बैठ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं पैसा जनता में बांट दिया, सेना में बांट दिया। सेना आया यहाँ, यहाँ सेना आया यहाँ पर, है ना, खुरासान पर, खुरासान से वापस आया, तो फिर भी 3-4 महीना लगेगा। 3-4 महीना में तो भाई उन लोग को पैसा चाहिए ना। तो जो भी सेना को पैसा दिया गया था, पैसा तो हालांकि वापस मांगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पैसा जो था इसके पास, क्या हो गया, व्यर्थ चल गया। इतिहासकार कहते हैं इसको भी कि भी क्या हो गया बहादुर, तो विफल हो गया। क्या हो गया, विफल। एक इतिहासकार है, इतिहासकार के नाम है एलिफेटिस। इसको नाम लिख लेंगे बहादुर लोग, थोड़ा साफ से लिखते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेंटिस, इट्टा है एलिफेंटिस। ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या बोलते हैं कि सन की, क्या था, सन की तथा पागल शासक था, मतलब कि जो मन में आया वही करता था। तो यही चलते इतिहास का क्या बोलते हैं, सनकी के साथ साथ क्या था ये, तो पागल शासक था। क्या था, पागल शासक था। लेकिन अपने साम्राज्य में बहुते काम किया था। जैसे में अगला देख लीजिए, इसका हेडिंग देंगे विभाग। क्या क्या विभाग बनाया था, विभाग लिखेंगे, एक दो विभाग लिखेंगे, उस विभाग के में बहुत चर्चा करेंगे। जैसे हेडिंग देंगे विभाग। जैसे विभाग में अगर हम बात करेंगे, दीवान ए आमिर, कोही, कहीं कहीं एक कोही लिखाता है, ये आपको कृषि विभाग था। क्या था, लिख सकते हैं, क्या था, कृषि विभाग था। क्या था ये, कृषि विभाग था। कोई दिक्कत, बोला जाता है कि 60 वर्ग मील भूमि जमींदार से पट्टे पर लिया था, लगभग 70 लाख रुपए में लिया था। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये भी और काम क्या ही करेगा ये पागल शासक। ये आपको 60 लाख रुपया में, नहीं सॉरी 70 लाख रुपया में, 70 लाख, चलिए लिख लिए, 70 लाख रुपया में 60 वर्ग, 60 वर्ग मील, 60 वर्ग मील का कहता है, ये पट्टा पर, मतलब कैसे हम लोग लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, क्या बोलते हैं, गांव घर में ज़मीन नहीं देते हैं, रेहन, रेहन बोलते हैं ना, ये पट्टा पर लिया, उसी को बोला था पट्टा। ये पट्टा पर मतलब भाड़ा पर लिया, 60 वर्ग मिली, 60 वर्ग मिली भूमि लिया, कितना लाख रुपया दे के, 70 लाख रुपया दे के लगाया, लिया, ठीक ना। और यहाँ पर बहुत अच्छा हाइब्रिड का बीज तैयार करने का इसको इच्छा था। इसको इच्छा था कि ये भूमि पर हम अच्छा बीज तैयार करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा उपजाऊ होगा, है ना, ज़्यादा उपजाऊ होगा। जैसे अलग अलग फल का, जैसे आम के है, गेहूं के है, चावल है, बहुत सा ऐसे बाजरा है, ऐसे मोटा अनाज भी था।
सोचा कि हम अलग हाइब्रिड बीचा अगर लगाते हैं तो जहाँ पर लोग 1 किलो मान लीजिए कि 1 किलो 10 रुपये में बेचते हैं, तो वहाँ पर हम 1 किलो 20 रुपये में बेचेंगे, 30 रुपये में बेचेंगे और जब चाहेंगे तब उपजा सकते हैं। जैसे आपको अमरूद सब सीजन में नहीं होता है, तो ये जब मन तब चाहता तो उपजा सकता था। तो मांग होगा, जैसे जिस टाइम में अमरूद की खेती होता है, मान लीजिए कि उसके और जिस टाइम में नहीं होता है उस टाइम अगर जनता का दीजिएगा तो थोड़ा महंगा भी खरीदेगा, है ना। तो यही आपको इस शासक की विभाग के तहत क्या किया कि 60 लाख रुपया में आपको आपको रेहन पर ज़मीन लिया कि हाइब्रिड बीचा करेंगे। और बीचा लगाया भी, और बीचा लगाया तो बीचा उगवे नहीं किया, क्योंकि ज़मींदार ने बंजर ज़मीन दे दिया था। जैसे 60 लाख दिया, 60 लाख ज़मींदार लोग जान गया था कि शासक है तो पागल है। शासक 60-70 लाख रुपए लगा दिया 60 वर्ग ज़मीन लेने में, इतना बड़ा ज़मीन लेने में, है ना। इतना बड़ा ज़मीन लेने में, और इतना बड़ा ज़मीन में क्या किया कि बीज लाया मार्केट से और जुतवा के लगवा दिया। और आपको इस बात को पता होना चाहिए, इस बंदा को, एमबीटी को कि कहाँ पर खेती होती है ना, कहाँ पर खेती होती है, कहाँ पर खेती नहीं होती है। इसको लगा कि ज़मीन मिलिए गया तो ज़मीन के गुण भी जानिएगा तब ना, ज़मीन लेने से होगा। तो ये आपको बीज तो रोपा, मेहनत बहुत अच्छा किया, बीज रोपा, लेकिन बीज निकलबे नहीं किया, क्योंकि बंजर ज़मीन पर जल्दी खेती होबे नहीं करता है। तो बंजर ज़मीन पर खेती होबे नहीं करता है, तो फिर से इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 70 लाख फिर खर्च किया। मतलब कि ये तो इतना तो 70 लाख खर्च किया भूमि लेने में, मैंने बेचा हुआ नहीं लिया, लेकिन बाद में क्या करेगा कि भूमि इसे 1 साल के लिए 5 साल के लिए ले लिया कि 5 साल में हम आपको रिटर्न हो जाएगा, है ना। और फिर उस समय क्या किया कि बीज रोपा तो बीज उगबे नहीं किया। तो कहीं न कहीं आपको ये भी असफल अभियान लगे रहा है। तो फिर ये क्या किया ना कि फिर से अगले साल उपजाऊ करने के लिए इसमें पैसा फिर 60-70 लाख रुपए लगा दिया। फिर से 60-70 रुपये क्या कर दिया, 60-70 लाख रुपया लगा दिया। लेकिन अगले साल भी क्या होगा, बीज निकलबे नहीं किया। क्यों? क्योंकि बंजर ज़मीन पर बीज होगा कहाँ से, खेती होगा कहाँ से। तो कहीं न कहीं इसको लोग इसी को देखते हुए ये बंदा ने प्रेम से क्या बोल दिया, ये बंदा ने क्या प्रेम से बोल दिया कि ये सनकी और क्या है, पागल शासक है। सनकी और क्या है, तो पागल शासक है। कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि एक थट्टा नामक जगह है। थट्टा सिंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? थट्टा नामक सिंध जगह पर, मतलब कि थट्टा के गुजरात के जो समीप से है, जैसे लिख लीजिए 1351 में थट्टा कहाँ पड़ता है? सिंध जगह, सिंध कहाँ पड़ता है? गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है, गुजरात पंजाब वाले क्षेत्र में। तो थट्टा नामक जगह पे जो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जो क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इसको क्या हो गया बादलों, तो मृत्यु हो गया। आइए देखते हैं इसके समय में क्या क्या और घटना होता है। जैसे हम बताए थे कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस बोल रहे, अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, अफ्रीका में एक देश है मोरक्को। मोरक्को से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता का एक बुक था। ये बुक बहुत पूछता है। इब्न बतूता का बुक का नाम क्या था? रेहला। क्या बुक का नाम था? रेहला, है ना। रेहला कौन सी भाषा में थी? तो अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? तो अरबी भाषा में थी। कोई दिक्कत बहादुर? अरबी भाषा में। इस बुक के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए
पहले ध्यान से सुनेंगे, पहले सुन लीजिए। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को जगह, मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका में है, अफ्रीका है। मोरक्को जगह का एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता का एक बुक है, इस बुक का नाम क्या है? तो रेहला। रेहला कौन सी भाषा में है? तो आपको अरबी भाषा में। इस रेहला बुक में क्या चर्चा किया गया, थोड़ा सा लिख लीजिए। रेहला बुक में लिखा गया है बहादुर लोग, भारत के डाक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किया गया, वर्णन किया गया है। इसी बुक में आपको एमबीटी का मतलब समझ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक का जीवनी का भी वर्णन किया गया है। जीवनी, मोहम्मद बिन जीवनी का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? एक पॉइंट और लिख लीजिए। 1343 में दिल्ली का काजी बनाया गया था इसको, इब्न बतूता को 1343 में क्या बनाया गया था? तो दिल्ली का काजी। काजी एक पद है, दिल्ली का काजी। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। दिल्ली के क्या बनाया था? काजी का पद दिया था। काजी एक पद है ना, काजी का पद काजी बनाया था। कोई दिक्कत? 1345 में इसने क्या किया, अगली पॉइंट कि 1345 में इब्न बतूता जो है इसको चीन भेजा राजदूत बनाकर। कहाँ भेजा? चीन भेजा था। चीन भेजा राजदूत बनाकर। क्या बनाकर? राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेज दिया, है ना। कोई दिक्कत? इस बंदा को, इस इब्न बतूता को ही 1347 में चीन में ही इसको मृत्यु हो जाती है। कहाँ मृत्यु हो जाती है? चीन में ही क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो आपसे सवाल पूछा कि इब्न बतूता को चीन कौन भेजा था, तो आपको बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? फिर ये पूरी की पूरी कहानी बहुत बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग यहाँ तक बात किए। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग यहाँ तक बात किए। अगला शासक देखिए, इसको मृत्यु हो जाता है 1351 में, तो अगला शासक हेड देंगे फिरोज शाह तुगलक। क्या हेड देंगे? फिरोज शाह। हालांकि इसके बारे में एक वर्ड आपको हम बताए हैं, जानते हैं क्या? हम बताए थे कि सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको पता है पहला व्यक्ति कौन था? तो यही पहला व्यक्ति है ना, ये भी पहला व्यक्ति है। कोई दिक्कत? चलिए, पहली पॉइंट फिरोज शाह तुगलक के बारे में। पहली पॉइंट, इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म आजकल एग्जाम में पूछ देता है, हालांकि जन्म में पहल का डेट को लेकर डाउटे रहता है। पिता का नाम था रजब। क्या नाम था? रजब। माता का अगर नाम बोलते हैं, माता का नाम तो माता का नाम था बीबी जैला। बीबी जैला। कोई दिक्कत बहादुर लोग? इसे सल्तनत युग का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का मतलब सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। अकबर तो बाद में आया, लेकिन इतिहासकार अकबर कहा।
क्यों कहा कि जैसा उसका शासन था अकबर का, रहन सहन, साम्राज्य को कैसे लेकर चलना है, क्या क्या साम्राज्य के लिए करना है, सारा के सारा मिली जुली कार्य इससे मिलता था। तो इतिहासकार क्या बोल दिए कि सल्तनत युग का अकबर किसे बोल दिए, तो फिरोज शाह तुगलक को ही बोल दिए। देखते हैं ये महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किया। तो हम लोग परीक्षा के भविष्य रैंक और पॉइंट देखेंगे, है ना। तो पहले कार्य लिखेंगे, महत्वपूर्ण कार्य कि अपने जीवन में कार्य क्या क्या किया, यही सब आपको एग्जाम में मिलता है। पहला कार्य क्या है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर क्या लगाया, जजिया कर। जजिया कर क्या है, पिछले क्लास में बताया है, जजिया कर लगाया। जो नहीं देखा वो देख लीजिए, बार बार इसको नहीं बोलेंगे। दूसरी पॉइंट आता है, सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। मतलब सिंचाई कर भी लिया था, सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। क्या था, प्रथम शासक था। और सिंचाई पर कर लेने के लिए दिल्ली का प्रथम शासक था। और जो कर लेता था ना, उस कर को जानते हैं क्या बोला जाता था, इस कर को बोला जाता था बहादुर लोग, हक ए सब्र कहा जाता था। क्या चीज, हक ए सर्व कहा जाता था। ये करवा को सिंचाई पर भी, कृषि पर भी क्या होता था, ले आता था। मतलब कि कुल उपज जो होगा ना, कुल उपज उसका 1/10 इसको जमा कर देना होगा। क्या करना होगा, 10 भाग में से 1 भाग जमा कर देना होगा। 10 भाग मतलब कि 100, 1 क्विंटल हुआ ना, तो 10 kg जमा करना होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। और महत्वपूर्ण कार्य में तीसरा देखिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा, कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर बनाया था। हम बताए थे कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनाया था। तो अब बहादुर जब कुतुब मीनार की बात आया तो कुतुब मीनार के बारे में बता दीजिए आप। पहली आप होमवर्क है, पहली होमवर्क, इसका निर्माण कौन करवाया था, मतलब नींव कौन डाला था। मतलब कुतुब मीनार में किसका किसका योगदान है, वो अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। वीडियो आगे बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर कमेंट कीजिए कि कौन कौन इस कुतुब मीनार में किसका किसका योगदान है। मतलब कि नींव कौन डाला, मंजिल कौन बनाया। 5वां मंजिल के बारे में बात बोला जाता है। 5वां मंजिल तो देख लीजिए आप ध्यान से। आपको एक यहाँ से यहाँ तक एक शासक बनाया, शासक आपको देखना है, लेकिन हम नहीं बताएंगे। एक यहाँ से यहाँ बनाया, यहाँ से 3 को बना दिया, 1 2 3 बना दिया। तो टोटल क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। आंधी तूफान आता है ना, तो ये बिल्डिंग में टूट के गिर गया, ये टूट के गिर गया। तो यही आपको दिख रहा है, फिरोज शाह तुगलक ये कहा किया कि ये जो गिरा ना, ये गिरा, इसको तो बनावे किया, साथ में एक और खड़ा कर दिया, तो दुग बनाया ना। मतलब यही 5वां मंदिर, 1 2 3 4 को तो हो गया, ये 5वां मंदिर के बारे में पूछता है कि कौन बनाया, तो फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों चारों के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में बताया, पिछले से पिछले क्लास में बताया, मैंने बहुत बार इसको चर्चा की है, तो अब बताएंगे, कोई दिक्कत। अगला देखिए यहाँ पर, अगला देखेंगे ध्यान से। चौथा बोला जाता है कि दिल्ली में, लिखेंगे दिल्ली में ताश घड़ियाल, दिल्ली में ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी बनवाया था। ताश घड़ियाल जल घड़ी बनाया था। क्या बनाया, जल घड़ी बनाया, है ना, बनाया था जल घड़ी। चौथा का 5वां देख लीजिए बहादुर लोग। 5वां है कि 24 प्रकार के कष्टदायक करों को
हटाया था। मैंने बहुत सा ऐसा टैक्स लगाया गया था, बहुत सा ऐसा टैक्स जिसको हटा दिया गया। कितने प्रकार के टैक्स हटा दिया गया? 24 प्रकार का। मैंने बहुत सा ऐसा होगा जिससे लोगों का कहीं न कहीं कष्ट हो रहा होगा और उसे उस जगह पर, ये हटाने के बाद उस जगह पर जानते हैं क्या-क्या कर लगा दिया इस जगह पर हटाने के बाद? 24 प्रकार के कर मतलब टैक्स हटा दिया। अभी हटाने के बाद जानते हैं क्या लगाया? जजिया कर लगाया। या लिखा है, ठीक है ना? जजिया या जजिया कर। क्या लिखा है बहादुर यहाँ पर? या जजिया कर, जकार्ता, जकात कर, जजिया नहीं जकात, जकात कर, खराज कर, खम्स कर। बहुत सा कर जो है 24 कर को समाप्त करने के बाद ये सब कर लगाया। इतना माने इसका कार्य है। साथ में और भी कार्य हम लोग देखते हैं, जैसे दिल्ली में मैरिज हॉल का निर्माण किया था, मैरिज हॉल का निर्माण करवाया था। छठा नंबर लिख सकते हैं कि दिल्ली में मैरिज हॉल, दिल्ली में मैरिज हॉल का निर्माण करवाया है। दिल्ली में मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया है। दिल्ली में रोजगार दफ्तर खोला गया। दिल्ली में रोजगार दफ्तर खोला गया। ये बहुत फेमस पॉइंट था क्योंकि वैकेंसी निकाला गया। दफ्तर करने का मतलब वैकेंसी लाने निकाला गया। यही आपको फिरोज शाह तुगलक जो था, ये बहुत फेमस शासक था। इस लोगों की लिए भलाई के लिए रोजगार भी खोला गया, वैकेंसी निकाला गया। कहने का मतलब दफ्तर खोलने का मतलब कि जिसको नौकरी नहीं है वह के यहाँ पर नौकरी मांग सकता है। अगला लिखेंगे 8 नंबर दारुल सका। 8वां नंबर पे लिख लो तो समझा देंगे। दारुल सक्का खोला गया। क्या कि दारुल सक्का खुलवाया गया, खोला गया। दारुल सक्का कहने का मतलब ना कि निःशुल्क चिकित्सालय खोला गया। क्या खोला गया? निःशुल्क, लिख लेंगे यहाँ पर निःशुल्क, निःशुल्क लिख लीजिए। निःशुल्क चिकित्सालय, निःशुल्क चिकित्सालय खोला गया। कोई दिक्कत? इसको हेडिंग देंगे बाद अगले पेज पर अन्य कार्य। और क्या क्या अन्य कार्य किया, उस तो महत्वपूर्ण कार्य लिखवा दिए। अब अन्य कार्य लिखिए। और बहुत से ऐसे कार्य है जो आपको एग्जाम में पूछते रहते हैं, जैसे सार्वजनिक लोक सेवा आयोग विभाग बनाया था। क्या बनाया? सार्वजनिक, समझ आइए कितना बनवाया से। सार्वजनिक लोक सेवा आयोग, सार्वजनिक लोक सेवा आयोग का निर्माण, आयोग सार्वजनिक लोक, एक मिनट गलती हो गया, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग बनाया था। क्या? सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, निर्माण विभाग बनाया था, बनवाया। दूसरी पॉइंट को बहादुर हिंदू मंदिरों को नष्ट किया एवं उनके मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया। जो हिंदू जो मंदिर थे, हिंदू मंदिर को बहुते को नष्ट किया और उनके मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया। जो मंदिर को नष्ट किया तो ठीक ही है, जो मंदिर को नष्ट नहीं किया ना उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि इसको अब रिपेयरिंग नहीं कर सकते।
अगली पॉइंट के बाद कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को, पुरी उड़ीसा में पुरी है ना, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को, तीसरा लिख लीजिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर जो है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा एवं मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़कर लूटा और मूर्ति जो निकला वो मूर्ति को कहाँ बिक दिया? समुद्र में बिक दिया। कहाँ फेंक दिया? समुद्र में इसको द्वारा फेंक दिया गया। और लिखेंगे सरकारी पदों पर, लिखेंगे फटाफट, हम बोलेंगे अब लिखेंगे, है ना। लिख लीजिए चौथा नंबर, सरकारी पदों पर सैनिक एवं असैनिक पदों को देखो, सरकारी पदों पर सैनिक एवं असैनिक के पदों को, सरकारी पदों पर सैनिक एवं असैनिक के पदों को वंशानुगत बनाया। ध्यान से सुनेंगे इसको, वंशानुगत क्या था ना, इसके पास जो भी सेना कहीं गए युद्ध करने, युद्ध में मारे गए तो भाई उसका परिवार के कौन चलाएगा खाना पीना? तो परिवार को तो कुछ दिन बेचारा ही खाना पीना देता था, है ना। और जिसे पहुंचा, मान लीजिए कि 100 गया युद्ध करने, 100 मरा गया, तो 100 को चलाने में परेशानी है ना। तो ये ऐसा विभाग बनाया कि जो सैनिक मान लीजिए कि मर गया और उसके घर में अगर काम करने लायक है, या तो नया सैनिक बनने लायक है, चाहे कोई भी ऐसा बच्चा है जो परिवार को चला सकता है, तो उसको वैकेंसी, उसको मतलब जॉब देता था, नौकरी देने का काम करता था। यही लाइन कहने का मतलब है, मतलब वंश के अनुसार क्या, वंश में नौकरी देने का काम करता था। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखेंगे, पाँचवा नंबर लिखेंगे, जनता को तकावे ऋण भी उपलब्ध कराता था। जनता को तकावी मतलब मुसलमान लोग को छोड़कर बाकी जितना जनता था ना, उस हिसाब से आपको मार्केटिंग टैक्स वगैरह लेता था, सब चीज़ पर थोड़ा बहुत टैक्स लेता था, है ना। क्या लेता था? तो टैक्स लेता था। लिख लिए, बोला जाता है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसके बारे में बोला जाता है कि इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास हुआ करते हैं। दास में समझ में आता है? दास के मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,80,000 दास के बारे में, इसके बारे में बोला जाता है। इतना दास कहाँ से आए भाई लोग? तो ध्यान से सुनना, मेरा बात को अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे कुछ लोग इस पर आक्रमण करने आते हैं, मंगोल लोग आक्रमण करने आते हैं, ठीक है। तो आक्रमण करने आए ना यहाँ पर, तो क्या होता है कि इसका जो आक्रमण, हम राजा हैं, ठीक है, हम राजा हैं, हमारे साथ सेना लोग भी है। सेना लोग तो आए आक्रमण करने, और क्या हो गया कि आक्रमण करने आए और राजा साहब पिटा गए, राजा साहब मर्डर हो गया। अब सेना लोग जो है कहाँ जाएगा? जब राजा नहीं रहे, सेना लोग कहाँ जाएंगे? सेना लोग न घरे गए, कहीं न गए, सेना लोग इन्हीं के पास शरण मांगने चले गए, सब दिल्ली। सब सेना लोग कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली में जाके कि राजा साहब, हम तो सेना है, राजा साहब हमारे राजा ही नहीं रहे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हम राजा ही नहीं रहे तो हम जाएंगे कहाँ, है ना। तो इसको कहने पर ध्यान सुनेंगे, ये जो है फिरोज शाह तुगलक के कहने पर बोलते हैं कि हम आप लोग एक शर्त पर भूमि देंगे रहने के लिए, एक शर्त पर हम क्या करेंगे? भूमि देंगे रहने के लिए।
आप सभी लोग एक साथ अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे, अपना धर्म अपना लेंगे, मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, तभी हम आपको देंगे। तो जनता लोग को लगा कि जीवन बचाना है तो धर्म से मतलब नहीं है, पहले जीवन बचाओ उसके बाद देखना। सब एक साथ क्या करते हैं कि धर्म को परिवर्तन करते हैं। सब एक साथ धर्म को परिवर्तन करके और ये जगह देता है, दिल्ली में ही देता है जगह, जहाँ पर लोग क्या होते हैं, हम बसर करते हैं। तो एक साथ धर्म परिवर्तन करके लोग यहाँ पर बसर करेंगे, कोई दिक्कत। दिल्ली में आपको तुगलकाबाद, क्योंकि ये सब तुगलक के से तुगलक बोल रहे हैं, मुगल मंगोल थे, मंगोल का तो मंगोलाबाद था, मंगोलपुर था पहले शुरू में, मंगोलपुर। फिर धीरे 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 तुगलकाबाद भी आ गया, फिर धीरे धीरे फिर दिल्ली में मिला दिया गया। अलग अलग समय में अलग अलग नाम भी बदला गया है ना। तो यहाँ तक समझने में है कोई परेशानी तो बोलिए, तब तक हम पानी पीते हैं और आप लिखिए। इसके बारे में पूछता है कि कौन सा शासक था जो लाखों लोगों को शरण दिया था, तो शरण देने वाला ही बंदा था। इस बारे में और लिखेंगे। जैसे अब सवाल पूछ देगा, ये लगभग 6-7 शहरों का निर्माण करवाया था। क्या किया था? 6-7 शहरों का निर्माण। लेकिन इससे पहले जो लिखवा रहे तो लाइन से लिख लीजिए कहाँ तक हो गया था, 5 तक लेना। 6ठा नंबर लिख लेंगे। इसने 6 शहर का निर्माण करवाया था, लिख लीजिए। शहर तो बहुत ही था लेकिन महत्वपूर्ण शहर कितना है, 6 शहर। 6 शहर में जो है जैसे हिसार को पहले बोला जाता था फिरोजापुर, पहले फिरोजा बोला जाता था, अभी हिसार बोला जाता है, हरियाणा में है। फतेहाबाद, जिसको पहले फतेह खान बुलाया जाता था, फतेहाबाद। फिरोजपुर, फिरोज शाह कोरला, शहर बोल रहे हैं ना, फिरोज शाह कोरला, शहर का सब नाम लिखवा रहे हैं। तो पूछता है कि शहर किसने बसाया था, तभी लिखवा रहे हैं। थोड़ा बहुत 4 शहर भी याद करना होगा आपको। जैसे अगला लिख लीजिए बहादुर लोग, फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद है ना, ये फिरोजाबाद में फिरोजाबाद को ये बोला जाता है कांच नगरी। क्या बोला जाता है? इसे ही कांच नगरी कहा जाता है, कांच नगरी के नाम देता है। चूड़ी ज़्यादा बनता है यहाँ पर, चूड़ी है ना, यहाँ पर चूड़ी के ज़्यादा बनता है तो कांच नगरी बोला जाता है। एक और स्थापना करता है जौनपुर बहुत फेमस है ना, जौनपुर। इस जौनपुर जगह को पूर्व का सिराज बोला जाता है। जौनपुर जगह को क्या बोला जाता है? पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज एक जगह है ना, पूर्व का सिराज बोला जाता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए आगे आते, इसमें आओ बहुत से योगदान है जो हम लोग अब देखेंगे। जैसे यह 300 नए, अभी बताया ना कि बहुत सारा नगर बसाया था। 300 नवीन नगर बसाया था। और ये अपना खेती करने के लिए, अगला पॉइंट, साम्राज्य में खेती करने के लिए बहुते नहर का निर्माण करवाया था। इस चलते इसको बोला था नहरों का जाल। यानी कि बहुत सारा नहर, यहाँ से नहर निकला। इससे पहले हम बात किए
भले बोले कि नहर का निर्माण, लेकिन अगर बोले कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण कौन करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ही करवाया था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण कौन करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ही द्वारा करवाया गया। नहर खाली बोलेगा तो आपको चल गया उधर गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण कौन करवाया था, यही करवाया था। कोई दिक्कत। ये बहादुर लोग 40 मस्जिद का निर्माण करवाया। कितना मस्जिद का, 40 मस्जिद बनाया, है ना। 150 से अधिक पुल का निर्माण करवाया। 150 में 150 किसका निर्माण कराया, 150 पुल का निर्माण करवाया। किसको, पुल का निर्माण करवाया। कोई दिक्कत। 150 पुल का निर्माण करवाया था, लगभग 150 से अधिक कुआं का भी निर्माण करवाया था। कुआं का निर्माण करवाया 150 से अधिक, है ना। 30 विद्यालय का भी निर्माण कराया। 30 विद्यालय का भी निर्माण करवाया। लिखते चलिए सब। आपको 100 प्रकार का सराय बनाया। 100 प्रकार के सराय बनाया। देख लिए 100 प्रकार के सराय। सराय कहने का मतलब ठहरने वाला जगह, रेस्ट करने वाला जगह। ये अपने शासनकाल में नए नए झील का भी निर्माण कराया था। तो 30 कृत्रिम झील बनाया, है ना। मानव निर्मित झील बनवाया गया इसके द्वारा। 1200 से अधिक बगीचा बनवाया था। ये ऐसी नहीं इसको फेमस बोला था। 1200 से अधिक क्या बनाया, तो बगीचा बनवाया गया। 1200 से अधिक बगीचा बनवाया गया इसके शासनकाल में। 50 से अधिक बांध बनवाया था। 50 से अधिक क्या बनवाया, बांध बनवाया, है ना। आपको आगे लिख सकते हैं 10 स्तंभ का निर्माण करवाया। 10 का चीज करवाया, स्तंभ जो ज़्यादा महत्व नहीं थे, लेकिन स्तंभ करवाया। स्तंभ 10 स्तंभ का भी निर्माण करवाया, है ना। 10 स्तंभ का निर्माण कराया। इसी के द्वारा 2 स्तंभ है बहादुर। एक बोला जाता है दिल्ली टोपरा, एक मेरठ। दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को और मेरठ अभिलेख को, ये दोनों कहाँ मंगवाया था, तो दिल्ली मंगाया था, दिल्ली लाया गया था। टोपरा जो है ना, हरियाणा टोपरा, हरियाणा अम्बाला क्षेत्र से, अम्बाला से टोपरा शिलालेख है। इसको टंगवाया, कहाँ लाया गया, तो दिल्ली लाया गया। मेरठ अभिलेख को भी कहाँ टांग कर लाया गया, तो दिल्ली लाया गया। तो पूछता है कि दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है, शिलालेख, उसको दिल्ली कौन मंगवाया था, तो यही शासक बुलाया था। कौन शासक, तो फिरोज शाह तुगलक। या मेरठ से जो मंगवा दिया गया था, यही द्वारा बुलाया गया था। इसको आगे लिखेंगे बहादुर। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है ये, ठीक ना। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, बहुत वीवीआई, है ना। दिल्ली टोपरा या मेरठ अभिलेख, दोनों को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था, यही शासक था, मोहम्मद ही फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा मंगाया गया था। आगे लिख लेंगे बहादुर लोग एक पॉइंट कि 10 मकबरा का निर्माण, 5 मकबरा का निर्माण करवाया। कितना निर्माण कराया, 5 मकबरा का निर्माण। 20 प्रकार का महल निर्माण करवाया। कितने प्रकार के, 20 प्रकार का। ऐसी इसको नहीं बोला गया कि सल्तनत का अकबर, इसको ऐसी नहीं बोला गया। समझ में आया ना। चलिए, ये अपने शासनकाल में विभाग बनाया था। तो लिखिए प्रमुख विभाग। पहला विभाग क्या है, विभाग के नाम है, ठीक ना, दीवान ए खैरात। क्या नाम था, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात क्या था बहादुर, इसके बारे में लिख लीजिए पॉइंट बनाकर, चाहे यहाँ पॉइंट बनाकर लिखिए। मुस्लिम विधवाओं को आर्थिक सहायता के लिए बनाया गया था, दीवान ए खैरात। लिखेंगे मुस्लिम विधवाओं को
आर्थिक सहायता के लिए बनाया गया था। मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए बनाया गया था। दूसरा लिखेंगे बहादुर लोग, दीवान ए खाना। दीवान ए खाना क्या था इसके बारे में लिखेंगे। इसके बारे में लिखेंगे एक कारखाना विभाग था। क्या था? कारखाना विभाग था। कारखाना विभाग था। यह क्या था? एक कारखाना विभाग था। कोई दिक्कत? तीसरा लिखेंगे बहादुर लोग, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान दासों के देख रेख के लिए विभाग बनाया था। दास मतलब कि गुलाम। दास लोग जो थे ना, दासों के देखभाल, दासों के देखभाल के लिए विभाग बनाया गया था। दासों के देखभाल के लिए क्या बनाया गया था? तो विभाग बनाया गया था। ऐसा विभाग आपसे एग्जाम में पूछते हैं, कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, इसी ये सब पर फोकस करना होता है। हम बहादुर लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, स्पेशली इस सब पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में ये सब आपको मिलते रहते हैं बार बार। तो एग्ज़ाम में क्या सवाल मिलते हैं या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, जब आपको धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा तो आप अनुभविक बन जाइएगा, आपको भी धीरे जानकारी हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। तो ये पढ़ते जाइए। चलिए यहाँ तक लिख लिए। चौथा नंबर लिखेंगे। चौथा क्या लिख रहे थे? चौथा लिखेंगे कि दीवान ए इस्तेहाक। दीवान ए इस्तेहाक विभाग क्या था? तो पेंशन विभाग था। लोगों को पेंशन दिया जाता है ना, पेंशन विभाग। पेंशन विभाग था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो पेंशन विभाग आपको था। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक आत्मकथा लिखा गया था। आत्मकथा। आत्मकथा मतलब खुद का जीवनी, है ना। आत्मकथा का नाम क्या था? फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम था? फतुहात ए फिरोज शाही, जो फारसी भाषा में था। कौन सा भाषा में? इस मतलब कि फिरोज शाह तुगलक खुद से लिखा था आत्मकथा। ये क्या लिखा था? मतलब खुद से आत्मकथा लिखा था, खुद से। इसके समय में दरबारी कवि के बारे में बात करते हैं। इसी समय में दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि एक के लिखिए बहादुर। पहला जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी एक इतिहासकार थे, इनका दरबारी कवि थे, है ना। इनका बुक था, इनका दो बुक थे, दो बुक। एक बुक का नाम है फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी। और दूसरा नाम था तारीख फिरोज शाही। क्या नाम था? तारीख फिरोज शाही। दो बुक था, है ना।
आइए अब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट जब बात करिए तो 1388 में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया बहादुर? इसका मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? इसका मृत्यु हुआ तो अब अगला शासक कौन बनेगा? ध्यान से देखेंगे। हालांकि जो इसके बारे में जो लिखवा रहे हैं अगला शासक, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन हालांकि इसके बीच में मतलब कि फिरोज शाह तुगलक और इसके बीच में लगभग 5 से 6 शासक और आए। वो महत्वपूर्ण गिनती नहीं हुए, इसको छोड़ते हैं। 5 से 6 शासक और आए, 5 से 6 शासक और आए। इसका समय काल लिखना चाहता तो लिख लेंगे बहादुर लोग कि 1394 से लेकर 1414 तक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक से लेकर यहाँ तक लगभग 5-6 शासक आए, है ना। इसके से पहली बात वीवीआई में क्यों लिखवा रहे हैं? इसी शासनकाल में आपको 1398 में तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तैमूर लंग आक्रमण कहने का मतलब कि तैमूर था, है ना। तैमूर शासक था जो क्या करता है, वो आक्रमण करता है। और तैमूर शासक आक्रमण करता है। और यह तुगलक, हालांकि ये बंदा जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक है ना। तो नसीरुद्दीन महमूद का ही समय आक्रमण करता है कौन? तैमूर लंग आक्रमण किया। तो तैमूर लंग जब आक्रमण करता है तो नसीरुद्दीन महमूद जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये नसीरुद्दीन महमूद इसका एक सेनापति है। किसका? सेनापति। इसका नाम है खिरिज खां। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। इस सेनापति जो है किसका? नसीरुद्दीन महमूद के। जब आक्रमण करता है दिल्ली पर कौन? तैमूर लंग जो आक्रमण करेगा, तो उस समय वो बहुत कमज़ोर शासक था। ये जब आक्रमण करता है वो तैमूर लंग, तो खिरिज खां के पास आते हैं आक्रमण के समय। और खिरिज खां कहता है कि सिलेंडर बोल दिया, और तैमूर लंग के साथ ही मिल गया। तैमूर लंग के साथ ही क्या कर गया? मिल गया। ध्यान सुनेंगे, तैमूर लंग के साथ कौन मिल गया? खिरिज खां मिल गया, है ना। और तैमूर लंग कुछ दिन यहाँ पर रहता है, यहाँ पर कुछ दिन रहा भारत में। इसके बाद क्या करेगा? यहाँ से जाने के बाद करेगा। तो तैमूर लंग जब वापस जाएगा, वापस जाने से पहले खिरिज खां को अपने अंडर में कर लिया है। बोल दिया है कि तुम मेरे सेनापति बन जाओ, तुमको मार देंगे। कि डर के मारे से क्या हो गया? बन गया। तो जब तैमूर लंग वापस जाएगा अपने क्षेत्र में, तैमूर लंग जब जाएगा जहाँ से आया था वहाँ जाएगा, तो जाने से पहले देख रेख यहाँ के शासक या यहाँ के उत्तराधिकारी में तैमूर लंग जब जाएगा ना, तो वो भारत का उत्तराधिकारी अपने पुत्र का नाम था शाहरुख खान। ये अपने पुत्र को, तैमूर लंग जो है अपने पुत्र शाहरुख खान को यहाँ के उत्तराधिकारी देख रेख करने के लिए छोड़ देगा। अब इसका सेना या उस समय के गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर बना दिया किसको? गवर्नर बना दिया खिरिज खां को। किसे बना दिया? तो खिरिज खां को बना दिया गया। किसे बना दिया गया? खिरिज खां को बना दिया गया। और ये पहले खिरिज खां जो था नसीरुद्दीन महमूद का गवर्नर था, है ना, नसीरुद्दीन महमूद के। तो नसीरुद्दीन महमूद मरा नहीं है, उसको जेल में बंद कर दिया गया है। जेल में कहाँ कर दिया? जेल में बंद कर दिया। हालांकि उसको मार भी दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए कहाँ पर है? तो जेल में बंद है ना। क्या है? जेल में बंद है। और जेल में बंद नसीरुद्दीन महमूद उसको दिमाग खराब है कि हमारा ही सेना जो है, हमारा ही सेना खिरिज खां
हम ही के साथ खिलाफ कर दिया, हमारे साथ बगावत कर दिया, हमको जिस दिन जेल छूटेंगे उस दिन हम मार देंगे गोली, है ना। तो तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग ये अपने बेटे के ये अपने ये जो सेना है, इसको सेना के अंडर में करके क्षेत्र को उत्तराधिकारी बना के चला जाता अपन क्षेत्र में, कोई दिक्कत। अब कुछ दिन के बाद शाहरुख खान का भी मन नहीं लगता, तो शाहरुख खान चल गया वहाँ पर पठान सिनेमा बनाने। ये शाहरुख खान नहीं है जिसका हम लोग पठान सिनेमा देखे थे, ये शाहरुख खान नहीं है। मतलब शाहरुख खान यहाँ से भी चला गया, इसको यहाँ मन नहीं लगा तो यहाँ चला गया। जब मन नहीं लगा तो यहाँ चला गया, तो अगला शासक कुछ दिन खातिर देख रेख करने के लिए उत्तराधिकारी खिरिज खां को बना के चला गया। क्या चीज़? खिरिज खां को उत्तराधिकारी बनाकर चला गया। कौन? अपने सेना के साथ शाहरुख खान चला गया अपन क्षेत्र में। और जब अब पता चलता है, नसीरुद्दीन महमूद जो इसका राजा था पहले शुरू में, इसका राजा था, उसको पता चलता है कि हमरे सेना को आज हमरे सेना जो है से आज हमारे शासक बन गया। दूसरा का चढ़ावा पर कह के हमरे सेना हमके क्या बन गया? शासक बन गया। वो तो दिमाग में उसको चढ़ा था, उसको दिमाग में चढ़ा था नसीरुद्दीन महमूद को कि जिस दिन हम जेल से निकलेंगे हम इसको तो पहले गोली मारेंगे, है ना, गोली मारेंगे। यही खिरिज खां जो है, खिरिज खां उसको जेल से निकालेगा, नसीरुद्दीन महमूद को हत्या करेगा और खुद को क्या कर देगा? खुद को शासक घोषण कर देगा। शासक, खुद का स्वतंत्र शासक घोषित कर देगा। और शासक घोषित करके और खिरिज खां क्या करेगा? खिरिज खां एक नए वंश की स्थापना करेगा। उस वंश का नाम है सैद वंश। सैद वंश का स्थापना करेगा। किसको स्थापना करेगा बहादुर लोग? सैद वंश का स्थापना करेगा। और सैद वंश जो है इसे 1414 से लेकर 1451 तक चलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा तुगलक वंश। तुगलक वंश कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेंट कीजिए कि तुगलक वंश कैसा लगा, क्योंकि इससे पहले गुलाम वंश भी समाप्त कर दिए, तब का अच्छा फीडबैक मिला था। खिलजी वंश भी समाप्त कर दिए, अच्छा फीडबैक मिला। और आज कौन से कर दिए? तो आज तुगलक भी ख़त्म कर दिए, तो अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए। अब कमेंट में बताइए क्लास अच्छा लगा या ख़राब लगा, और क्लास को अच्छे से देख के क्लास कॉपी पर नोट किया कीजिए। जितना हमारे पास है सब आपको हम दे देते हैं, क्लास को नोट किया कीजिए। जो जानकारी है उसको भी लिखा कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर अगर कहीं यूट्यूब पर मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। आप फ्री हैं, किसी को बंधक में नहीं है, फ्री है। जहाँ पढ़ना चाहते हो तहाँ पढ़ो, लेकिन जहाँ पर अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर पढ़ना चाहिए। फिर आपकी मर्ज़ी। कमेंट कीजिए और क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, है ना। अगली क्लास में मिलते हैं हम। चलिए, धन्यवाद।